हेलो बच्चों, मैं हूँ शायान गनी, आपका साइंस एजुकेटर अनस्कूल 5 में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। हर इंसान को सेल की जानकारी होनी चाहिए, जो कि फंडामेंटल यूनिट हम लोग बोलते हैं सेल को, है ना। और सेल क्या होता है? सेल होता है ऐसी चीज जिससे हर इंसान, जानवर, एक बैक्टीरिया से लेकर के एलिफेंट तक, डायनासोर तक, एक छोटे से छोटे पौधे से लेकर के बड़ा से बड़ा पेड़ तक, सब सेल का बना हुआ। इसीलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। यानी कि जब लाइफ की बात होगी तो सेल का जिक्र होगा ही होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ इसकी बेसिक हिस्ट्री समझते हैं। हिस्ट्री समझने से पहले एक बात इस पर नजर दौड़ाइए आप। ये सब चीजें आपको क्या लग रही है देखने में? ये सब ही सेल का अलग अलग रूप है। देखने में अलग लगता होगा, ये तो सर अलग लग रहा है दिखने में, ये भी अलग लग रहा है, ये भी अलग लग रहा है ना। लेकिन जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि बेसिक लेवल पर इनके अंदर में जितने भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो सब सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। एक सेल को भी अगर आप समझ गए कि वो किस तरह से वर्क करता है तो आप सभी तरह के सेल को समझ जाएंगे। इसकी बेसिक हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक साइंटिस्ट की पिक्चर आपके सामने आई है। इनका नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 की बात है। 1665 में रॉबर्ट हुक स्टडी कर रहे थे कॉर्क सेल के ऊपर। कॉर्क सेल क्या होता है? कॉर्क सेल होता है जिसकी फोटो यहाँ पर बनाई गई है। आपने सुना होगा शायद एक वर्ड, बार्ग। ये कुत्ता भौंकने वाला बार्ग नहीं है। ये लकड़ी की जो छाल होती है ऊपर की, जो आप पुराने पेड़ को देखा होगा, जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है उसके ऊपर जो लकड़ी होती है उसको हाथ से छूने पर वो झड़ने लगता है, उसी को बार्ग बोलते हैं। तो बार्ग पर ये रिसर्च कर रहे थे। और ये रिसर्च करने के लिए इन्होंने किस चीज को चुना था? इन्होंने चुना था अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप। जी हाँ, इन्होंने अपना खुद से एक माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था और उस माइक्रोस्कोप के द्वारा ये अध्ययन कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो इनको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा जिसको इन्होंने कहा कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं, आपको भी ये दिखने में हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लगेगा, है ना। इसको इन्होंने क्या कहा? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। समहाउ इस तरह का था, जो यहां पर जैसे आप फोटो देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक फोटो है, ठीक है। और इन्होंने इसके लिए एक वर्ड यूज किया। जब इनको दिखा तो इन्होंने यूज किया एक वर्ड, सेल। लैटिन में इन्होंने कहा था सेलुला, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। और लिटिल रूम कहने की वजह यह थी कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सब लग रहा है एक छोटा छोटा कमरा है, एक छोटा सा रूम है, एक छोटा रूम है ना। तो देखने में क्या लग रहा है? ये एक लिटिल रूम की तरह, ठीक है। तो आप देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर इनको दिख रहा था। फिर से बनाते हैं साफ तौर पर आपको दिख जाए। देखिए, और इसको इन्होंने कहा सेल, जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम, ठीक है। देखिए, लिटिल रूम। तो ये जो एक्चुअली इनको दिख रही थी, जो पिक्चर थी, जो आउटलाइन है, ये इनको सेल वॉल दिख रहा था, सेल वॉल। और इसी बेसिस पर इन्होंने कहा कि ये एक छोटा छोटा रूम है जिसको हम लोग सेल कहते हैं। तो दो बात आपको यहाँ पर एक याद रखनी है। नंबर एक बात, कि जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सेल को किसने डिस्कवर किया, आपको नाम लेना है रॉबर्ट हुक का। कोई पूछे आपको कि सेल टर्म किसने दिया, वो क्वाइन द टर्म सेल, आपको रॉबर्ट हुक का नाम लेना है। कब दिया? 1665। कैसे दिया? अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, इन्होंने जो दिया था वो डेड सेल पर इन्होंने रिसर्च किया था, क्योंकि ये जो देख रहे थे एक्चुअली में ये एक डेड सेल था। इसके अंदर में कुछ होता नहीं है। अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, आगे इसका जिक्र आएगा दूसरे लेक्चर्स में। तो अंदर में कुछ इसके था नहीं, तो लिविंग सेल को देखने का क्रेडिट इनको नहीं दिया जाता। यानी कि कोई आपसे पूछे कि लिविंग सेल को किसने देखा, तो वहां पर आपको रॉबर्ट हुक का नाम नहीं लेना है। वहां पर किनका नाम लेना है? वहां पर आपको नाम लेना है एंटोन वैन लीeuwenhoek का। और रॉबर्ट हुक ने जब रिसर्च किया उसके कुछ सालों के बाद ही, यानी कि आप देख सकते हैं 1676 में इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर कर दिया। यहां पर आप जिस सेल की फोटो आप देख रहे हैं, ये है रेड ब्लड सेल, जो हमारे और आपके बहुत सारे दूसरे एनिमल्स के बॉडी में पाया जाता है। इसी सेल को एंटोन वैन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया। और सिर्फ इस सेल को नहीं, बहुत सारे दूसरे लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। जब एंटोन लीeuwenhoek का नाम लिया जाता है ना, तो देखिए किस किस चीज की डिस्कवरी का योगदान इनको दिया जाता है।
आरबीसी, जिसकी फोटो यहाँ पर बनी हुई है, ये है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इसको इन्होंने देखा, इन्होंने भी अपना बनाया हुआ और इम्प्रूव माइक्रोस्कोप यूज किया था, जिसका मैग्नीफाइंग पावर रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा था। यही वजह थी कि ये छोटे छोटे सेल्स को भी देख सके। इसी तरीके से इन्होंने प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया। प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म है। आपने नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है, तो वो सब किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, तो उसी से प्रोटिस्टा भी बिलोंग करता है। तो इन्होंने प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया, रेड ब्लड सेल को डिस्कवर किया, इसी तरीके से स्पर्म सेल को डिस्कवर किया। यानी कि आप कह सकते हैं बहुत सारे लिविंग सेल्स को इन्होंने डिस्कवर किया है एंटोन वैन लीeuwenhoek ने। तो जब लिविंग सेल की डिस्कवरी की बात होगी कि वो विच साइंटिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द फर्स्ट लिविंग सेल, आपको नाम लेना है किनका? एंटोन वैन लीeuwenhoek का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है सेल डिस्कवरी के अंदर। यहाँ पर दो साइंटिस्ट की पिक्चर आप देख सकते हैं, एक है थियोडोर शॉन और इधर है मैथियस शेल्डन। इन दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी प्रपोज की और इस थ्योरी का नाम है सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी क्या बोलती है? सेल थ्योरी कहती है कि दुनिया में जितना भी प्लांट है, दुनिया में जितना भी एनिमल्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब के सब सेल से बने हुए हैं। आप सोचते होंगे कि ये तो हम भी जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप समझिए, कुछ चीज़ों पर रिसर्च करके इतना बड़ा जो है ना प्रिडिक्शन कर देना कि दुनिया का हर प्लांट, हर एनिमल सेल का बना हुआ है, ये बड़ी बात है। यानी कि इनके कहने के बाद 1838 के आसपास इन्होंने ये सेल थ्योरी प्रपोज किया था, इंडिपेंडेंटली इन्होंने अलग किया था। और आज तक जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज तक जो है किसी ने इसको डिस्प्रूव नहीं किया। यानी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म अभी तक नहीं मिला जो सेल के सिवा किसी और चीज का बना हुआ हो। इसीलिए इनके इस स्टेटमेंट को सेल थ्योरी का नाम दिया गया। और आपके इस चैप्टर का जो नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस पे आपको ध्यान देना है। इस चैप्टर का जो नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये नाम भी फंडामेंटल यूनिट जो हम लोग कहते हैं ना, ये फंडामेंटल यूनिट सेल को बोला जाता है। और ये बात भी सेल थ्योरी पर ही बेस्ड है। ये बात जो कही गई है ये भी सेल थ्योरी पर बेस्ड है। यानी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज सेल थ्योरी, तो आपको बताना है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ये एक स्टेटमेंट सेल थ्योरी का। और क्या स्टेटमेंट है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये भी सेल थ्योरी का स्टेटमेंट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछे कि हर ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ, ये बात किसने बताई, आपको नाम लेना है शेल्डन एंड शॉन का। आपसे कोई पूछे कि हर लिविंग सिस्टम की जो इकाई है, हर लिविंग सिस्टम की जो यूनिट है वो सेल है, ये बात किसने बताई, आपको नाम लेना है मैथियस शेल्डन और थियोडोर शॉन का। उसके बाद इन्होंने 1838 में ये बात कही इंडिपेंडेंटली। उसके बाद आ जाते हैं एक और साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी में कुछ इजाफा किया, जिनका नाम है रोडोल्फ विर्शो। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये बात किसने कही थी, ये टर्म किसने कहा था, ये स्टेटमेंट दी क्या इन्होंने कहा था। इन्होंने एक टर्म कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का ये एक पार्ट है। यानी जब आपसे पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो इससे पहले जितनी बातें हमने आपको बताई थी कि फंडामेंटल यूनिट है, लिविंग सिस्टम सेल का बना हुआ है, ये सब शेल्डन और शॉन ने कहा। लेकिन आपसे कोई पूछे कि हर सेल से पहले एक सेल होता है, हर सेल दूसरे सेल से मिलकर के बना है, ये बात किसने कही, तो आपको नाम लेना है रोडोल्फ विर्शो का। और ये बात भी सेल थ्योरी के अंदर एक एडिशन किया गया बाद में चल कर। यानी सेल थ्योरी की जब लिस्ट आती है कि ये सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी, उसमें एक बात ये भी मिलती है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है ईच सेल इज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या है? ईच सेल इज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ईच सेल इज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि जब आप देखते हैं कि एक सेल है,
ये सेल जब डिवाइड होता है, ये सेल जब डिवाइड होता है तो इससे 2 सेल बनता है, ठीक है। ये सेल जब डिवाइड होगा 2 से, फिर 4 सेल बन जाता है, हर एक से 2-2। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर सेल से पहले एक सेल है, ये सेल है ना, इससे पहले एक सेल है, इससे पहले एक सेल है। तो यही है रोडोल्फ विर्शो का स्टेटमेंट, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब यानी ईच सेल इज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब आप यहाँ पर एक बात सोचते होंगे, ये बात तो एक नॉर्मल सी बात लग रही है, कॉमन सी बात लग रही है कि हर सेल दूसरे सेल से आया है, हम लोग भी जानते हैं। हर इंसान दूसरे इंसान से आया, हर जानवर दूसरे जानवर से आया, हर पौधा दूसरे पौधे से आया है, इसी तरह से हर सेल दूसरे सेल से आया है। तो इस बात में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से सेल थ्योरी का पार्ट बनाया गया? तो उसके लिए आपको ध्यान देना है एक स्टेटमेंट पर, और वो क्या है, वो एक और थ्योरी है। और वो कौन थ्योरी है? वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एक थ्योरी थी जिसका नाम था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी को कॉइन किया था, इस थ्योरी को दिया था फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल ने, और उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट इस थ्योरी को मान रहे थे सालों तक। ये थ्योरी कहती थी कि सेल जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहां से आता है, ये बताते थे कि वो आता है डेड से। डेड एंड डिकेड चीजों से लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, यानी कि सेल पैदा होता है। इसका एग्जांपल ये लोग क्या देते थे, इनके टाइम में तो कोई माइक्रोस्कोप था नहीं, तो ये एग्जांपल देते थे जैसे डेड बॉडी, आपने भी देखा होगा डेड बॉडी जब डीके होने लगती है, सड़ने लगती है, तो उसके बॉडी के अंदर से आपको कीड़े मकोड़े निकलते नजर आते हैं, मैगोट्स निकलता हुआ नजर आता है, छोटा छोटा पिल्लू निकलता हुआ नजर आता है। तो उस जमाने के साइंटिस्ट ने देखा, अरे ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसमें ये अचानक से पिल्लू कहाँ से आ गया, कहीं से आता हो तो दिखा नहीं, कहाँ से आ गया। जैसे हमको याद आता है जब हम छोटे थे तो ब्रेड के ऊपर आप देखते हो फंगस लग जाता है, तो फफूंद भी कहते हैं हिंदी में, फंगस, कहीं कहीं बुआ बोला जाता है उसको। आपने देखो ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का ब्रेड के ऊपर लग जाता है। तो जब हम छोटे थे 4-5 क्लास में, तो ब्रेड पे देखा कि काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है फंगस। तो मैंने जाके पूछा अपनी मम्मी से, ये कैसे लग गया इसके ऊपर, ये कहाँ से आ गया? मम्मी बोली कि ये आ गया, हवा से उड़ के आ जाता है। तो मेरे जहन में उस टाइम ये प्रश्न आया, एक क्यूरियोसिटी थी, एक सवाल आया जहन में, क्वेश्चन आया कि ये आता होगा तो कभी ना कभी किसी न किसी को तो दिखा होगा आते हुए। तो हमको याद है उस टाइम हम क्या करने लगे कि वॉच करने लगे, ब्रेड को ऐसे दूर रख दिया, वॉच कर रहे थे कि कब आएगा वो पूरा भुआ उड़ करके उस पर बैठेगा और हमको दिख जाएगा कि ये बैठ गया। 1 घंटा 1.5 घंटे तक वॉच किया, क्या को कुछ दिखेगा। हमको लगा हो सकता है कि जब कोई आदमी देखता हो तो ये नहीं आता हो। तो हमने क्या किया कि उस टाइम छोटा वाला मोबाइल रहता था, 2 मेगापिक्सल कैमरा वाला, 2 मेगापिक्सल कैमरा वाला मोबाइल वहाँ पर रिकॉर्डिंग में लगा के छोड़ दिया रात के टाइम, ये पता चल जाएगा, आते हुए रिकॉर्ड हो जाएगा। आदमी तो कोई देख नहीं रहा है, उसको लगेगा कि कोई देख नहीं रहा, आएगा पूरा फंगस उड़ता हुआ आके बैठेगा, तुमको दिख जाएगा। सुबह में उठे, जल्दी जल्दी दौड़ के मोबाइल जैसे ही खोला तो मोबाइल पे लिखा हुआ था मेमोरीज फुल। यार जितने भी रिकॉर्डिंग हुई थी उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, चूहा जरूर दिखा आते हुए, लेकिन फंगस कहीं पर आते हुए नहीं दिखा। तो प्रश्न मेरे उस टाइम जहन में रह गया, ये क्वेश्चन रह गया कि कहाँ से आया ये। 8, 9, 10 जब पढ़ाई किया, जब समझा, आपको भी बस समझ में आ गई होगी कहाँ से आता है। आप ऐसा मत करने लगे कैमरा ले आगे, ये स्पोर्स होता है फंगस का, छोटा छोटा स्पोर्स हवा में उड़ रहा है। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ब्रेड पे आया, फेवरेबल कंडीशन मिली, तो वहां पर ये ग्रो कर जाता है धीरे धीरे, है ना। तो इसी तरह से अरिस्टोटल ने और इनके बाद के बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब डेड बॉडी को देखा कि उसमें मैगोट लग जाता है, तो इनको जहन में ये क्वेश्चन आया कि ये मैगोट कहाँ से आया, तो उनको लगा कि डेड बॉडी से आ गया। कुछ साइंटिस्ट ने और भी कुछ एग्जाम्पल दे दिया अजीब गरीब। कुछ साइंटिस्ट ने कहा हाँ सही बात है, हमारे यहाँ जो गोडाउन है नीचे जिसमें बोड़ा रखा रहता है, चावल रखा रहता है, तो गोडाउन मेरा तो हर तरफ से बंद है, हमने देखा कुछ दिन में उसमें चूहा पैदा हो गया, तो देखो बोरा से, चावल से, सब डेड चीजें, जैसे चूहा पैदा हो गया। तो ये बन गई स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी से लोग यही समझ रहे थे कि डेड से लिविंग चीज आती है। अब जब आप इस बात को आप समझ गए स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, तब आपको समझ में आएगा इस स्टेटमेंट की अहमियत, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। रॉबर्ट विर्शो ने और भी इनसे पहले और इनके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्कार्ड किया, कहा ऐसा नहीं है,
लिविंग सिस्टम दूसरे लिविंग सिस्टम से आता है। यही बात रोडोल्फ विर्चो ने कही, ओमनी सेलुला इज सेलुला, यानी ईच सेल इज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हर सेल दूसरे सेल से आया है। बात आपको समझ में आ रही है कि स्टेटमेंट कितना बड़ा है? ये स्टेटमेंट स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्कार्ड कर रहा है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सेल थ्योरी का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इतनी बात जो हमने आपको बताई, ये सेल थ्योरी से रिलेटेड बातें बताई गई और आपको सेल डिस्कवरी से रिलेटेड बातें बताई गई। यानी कि आप कह सकते हैं ये सेल हिस्ट्री है, ये बेसिक हिस्ट्री जो आपको बताई गई है। तो इसको आपको जहन में रखना है, याद करना है, मेमोराइज करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर बात करेंगे कि सेल कैसा होता है, इसके अंदर किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर किसको कहते हैं, मल्टीसेलुलर किसको कहते हैं, ये प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जरूर आप सुनेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। आप जरूर इस चैनल को, हमारे अनस्पेसिफाइड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।